हेलो एवरीवन। हाँ जी। कैसे आप सब? चलो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है। सर आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है। आज की जो क्लास है ना वो बहुत बहुत क्रूशियल है। ठीक है। मतलब ये लगा लो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है ना वो भी जरूरी थी, ऑब्वियस सी बात है, वो भी आते हैं वहां से, लेकिन आज की जो क्लास है ना वहां से आप ये लगा लो कि बहुत जरूरी है ये क्लास। ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर कुछ ना आइटम्स है बहुत सारे, उनका ना हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या आइटम्स है एक बारी नजर मारते हैं। यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एंड में नीचे चल के चीजें आएंगी, वहां पर अच्छा खासा टाइम हमें लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है सर। तो सबसे पहला आइटम क्या है? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। ये होता क्या है? ये बेसिकली होता है कि जो एडमिशन वगैरह के लिए पैसे लेते हैं ना, मतलब एनजीओज वगैरह अपने मेंबर्स ले लो या फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए जो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस कहते हैं। ये एक रेवेन्यू रिसीट्स होती है। ठीक है, और रेवेन्यू रिसीट होती है इसीलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें, सीधा सीधा दिया होता है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, तो उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। ठीक है, और कोई इसका ट्रीटमेंट होगा नहीं, मतलब ये नॉर्मल इनकम की तरह मान लो आप। ठीक है। अब लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है। ये जो कंट्रीब्यूटर होता है, जो डोनर होता है, वो लाइफ में एक ही बार देता है एनजीओ को, तो इसको हम ना कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करते हैं, और इसको हम ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड में। ठीक है, कैपिटल रिसीट मानकर, क्योंकि मेंबर से पैसा आ रहा है ना, तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इसको ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करना, मैंने बताया था ना। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जो कैपिटल रिसीट्स होंगी वो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा उसका। बाकी स्पेशल रिसीट्स होती हैं। एक स्पेशल रिसीट्स क्या है? मतलब कोई स्पेशल ओकेजन के लिए, मान लो बुक में भी एग्जांपल दे रखा है जो डिनर के लिए, कि डिनर के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो स्पेशल रिसीट्स आई है, तो जो उसका जो जो वो फंड्स है ना वो किसके लिए यूज होंगे? वो डिनर के एक्सपेंसेस के लिए ही यूज होंगे। जैसा कि हम नॉर्मल जैसे प्राइजेस फंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पोर्ट्स फंड, उसके लिए यूज करते हैं ना, सेम वही ट्रीटमेंट होगा। जहां तक फंड अवेलेबल है वहां तक तो फंड से यूज होगा पैसा, राइट? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ले जाएंगे। लेकिन जितना एक्सेस होगा उसके, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। जो हमने मैच फंड का एग्जांपल किया था ना लास्ट क्लास में, सेम वही है। ठीक है, तो देखो इट इज ट्रीटेड लाइक स्पेसिफिक फंड। जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं उन्हीं की तरह ट्रीट करते हैं। दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट। एक सेपरेट अकाउंट में, मतलब जो भी रिसीट्स होगी वही वाला फंड होगा। ठीक है, मतलब स्पेशल अकाउंट बना देंगे फंड के नाम से, और वहीं से एक्सपेंसेस एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर कुछ एक्सेस बच जाएगा तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। ठीक है सर। बाकी कुछ जनरल डोनेशंस होती हैं, तो इनको भी हम रेवेन्यू रिसीट मान के डायरेक्टली नॉर्मल इनकम मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। जो स्पेसिफिक डोनेशंस होती हैं, राइट, इनको रेस्ट्रिक्टेड फंड की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे रेस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं ना, उनकी तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग फंड हमने एग्जाम्पल में देखा था लास्ट लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये जैसे पवेलियन फंड देखा था, ओ सॉरी पवेलियन फंड्स, वो वाला क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, तो उसकी तरह ट्रीट करेंगे। जैसे वो मैच फंड था, वो भी रेस्ट्रिक्टेड फंड था। कुल मिला के देखी जाए तो इसमें और इसमें कुछ खास फर्क नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बस नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग है इसलिए मुझे लिखवाना पड़ रहा है, बट ट्रीटमेंट वही होगा जो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के साथ समझाया है ना, ट्रीटमेंट उसी तरह से होगा। ठीक है सर। आप ये मान के चलो कि 10 मार्क्स का एक चैप्टर आता है। 10 मार्क्स में से जो 4-5 मार्क्स का है वो इसी क्लास में से आएगा, जो हम ये वाली क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम्पल देखते हैं एक। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ विजिबल है, ठीक है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट ओ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है हमें एक स्पोर्ट्स क्लब का। हमें क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिफरेंट आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आएंगे उनको दिखाना है, और बैलेंस शीट में क्या आएंगे वो भी बताना है। किसके लिए? ईयर एंड 2019 के लिए। और हमें 19 का ही दे रखा है। देखो जो ईयर होता है ना, आप सिर्फ ये देखो करंट ईयर है प्रीवियस ईयर है, यहाँ अगर पुराना ईयर भी लिखा हुआ है तो उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है इस, ठीक है। ये रिसीट्स हैं, कुछ डोनेशन आई है पवेलियन के लिए, कंट्रीब्यूशन आया है गवर्नर्स पार्टी के लिए, और कोई डोनेशंस है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर्स पार्टी एक्सपेंसेस हैं कुछ, ठीक है। तो हमें कुछ पेमेंट्स दे रखी हैं और कुछ रिसीट्स दे रखी हैं, ठीक है सर। अब हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है, इनके अलावा कोई डिटेल दे रखी है। अमाउंट स्पेंट ऑन पवेलियन, पवेलियन बनाने में कितना, 20 लाख रुपए खर्च कर दिया। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ बट हम इतना खर्च कर चुके हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर गवर्नर्स पार्टी, 30,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। मतलब हमें 2 लाख रिसीव हुआ है, 30,000 आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब क्या है, 2,30,000 में हमें रिसीव होना था बट हमें रिसीव कितना हुआ है, 2 लाख। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। कैपिटल फंड, ये ओपनिंग कैपिटल फंड दे रखा है। हाँ सर ओपनिंग है, और ओपनिंग पेविलियन फंड दे रखा है। और हमसे मांगा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्लोजिंग मांगा है बस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। तो देखो यहाँ पर सिंपल है, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। मैंने जो जर्नल एंट्रीज भी लेके सिखाया था आपको सारी चीजें, तो हमारे पास डोनेशंस तो आई है, है ना, 10 लाख रुपए आई डोनेशंस, और साथ में लाई चिंता, टेंशन आई है साथ में। टेंशन क्या है कि हमें पवेलियन पर ही खर्च करना पड़ेगा, स्पेसिफिक है ना, 4 पवेलियन। डोनेशन रिसीव हुई है 4 पवेलियन, स्पेसिफिक है ये, ठीक है। स्पेसिफिक फंड है या फिर रेस्ट्रिक्टेड फंड है ये, ठीक है। ये पवेलियन पर ही खर्च हो सकता है, ठीक है। हाँ सर। और ये कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर्स पार्टी, तो ये गवर्नर्स पार्टी के लिए ही खर्च हो सकता है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं हो सकता। तो ये डोनेशन, सिर्फ डोनेशंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जनरल डोनेशंस है। इसको तो हम डायरेक्टली क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और इनकी कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी हमें। ओके सर। तो क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तो एक बार देख लेते हैं उसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखते हैं। डोनेशंस डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया, हाँ सर क्रेडिट कर दिया। अब गवर्नर पार्टी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 2,40,000, ठीक है। बट एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,30,000। सॉरी, हमें रिसीट्स कितनी हुई है, 30,000 तो होने थे, और 2 लाख हो गए, मतलब टोटल 2,30,000 रिसीव होने थे। 2,30,000 में से हमारे खर्चे कितने हैं, 2,40,000, मतलब 10,000 का एक्स्ट्रा है खर्चा। तो जो एक्स्ट्रा वाला खर्चा वही जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हाँ सर वही जाएगा, तो वही यहाँ गया है। मतलब कहने का क्या है, 2,30,000 तक, मतलब 2 लाख और ये 30,000, इस तक के खर्चे, तो मतलब इस तक के खर्चे तो यहीं से एडजस्ट हो जाएंगे। ये स्पेसिफिक फंड है ना एक तरह से, जैसे प्राइस फंड होता है, हमने देखा था, ठीक है, उसी तरह से ये है। तो यहाँ तक के खर्चे तो आ गए, बाकी जो 10,000 बचे वो कहाँ हुए, वो जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, जो हमारा फंड्स खत्म हो गए। फंड खत्म होने के बाद का खर्चा क्या हुआ, नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो डन है, डन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब जब हम बैलेंस शीट में आएंगे, तो आप ध्यान से सुनना, कि जो हमें डोनेशंस मिली है 10 लाख की, ये 10 लाख तो थे, उससे पहले हमारे पास 40 लाख और थे। मतलब कुल मिला के हमारा पवेलियन फंड कितना हो गया, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए में खर्च कितना किया हमने, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए तो कैपिटल फंड में चले जाएंगे, और 20 लाख रुपए का हमारा पवेलियन भी बन गया सेट साइड में, ठीक है। वर्किंग प्रोग्रेस है, इस पर जितना जितना खर्च होता रहेगा उतना उतना यहाँ से पैसा निकालते रहेंगे हम। और ये कितना बचा, ये बचा अब 30 लाख रुपए, ठीक है। और कैपिटल फंड में 20 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे, कौन से वाले, ये वाले 20 लाख। अब कैसे होंगे वो देखो। ओपनिंग बैलेंस दे रखा था कैपिटल फंड का 10 लाख, पवेलियन फंड से 20 लाख आया, तो टोटल 30 लाख हो गया। इसका ओपनिंग बैलेंस 40 लाख दिया हुआ था, हाँ सर दिया हुआ था। डोनेशन रिसीव हुई 10 लाख, उसको ऐड कर दिया, और जो हमने खर्चा किया कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया। और इस खर्चे के हम हमारे पास क्या आया, पवेलियन, पवेलियन इन प्रोग्रेस 20 लाख रुपए। और 30,000 रुपए हमारे पास क्या था, हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से, किसके लिए, गवर्नर्स पार्टी के लिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ना नाम किसी से भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें पैसा रिसीव हुआ ना था बस, बट हुआ नहीं है, तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम है हमारी। आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ आती है, एसेट्स में, ठीक है। इनकम है बट अभी रिसीव नहीं हुई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव हो जाएगी, अभी एसेट है, ठीक है। तो इनकम रिसीवेबल है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अभी तक समझ में आया है? हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो आप जरूर पूछना। ये ना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसीलिए मैंने इसको लिया भी है। उसके बाद हम आते हैं सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। कोई एसेट्स हैं, उनको बेचना। तो उसमें ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, मैं देखो ट्रीटमेंट समझ रहे हैं बस यहाँ पर हम। जो सेल करेंगे या तो लॉस गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। गेन लॉस के अलावा डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा उस पे, मतलब उस जो एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो हम डेबिट कर देंगे कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो जो प्रॉफिट होगा या गेन होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, लॉस होगा तो उसको डेबिट कर देंगे। सिंपल अकाउंटिंग है, इसमें तो कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी जब हम आगे फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर देख लेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल, अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले कर लिया, क्योंकि मैंने पहले करवाया है, तो उसमें आपने देखा होगा हम जो एसेट्स अकाउंट बनाते थे ना, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस निकल जाता था, प्रॉफिट इधर आता था, लॉस होता तो इधर आता था। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। देखो जो ये न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं ये डेप्रिशिएबल तो होते नहीं है, तो डेप्रिशिएशन वगैरह का तो सवाल ही खत्म हो गया। कंज्यूम मतलब इनको तो डायरेक्टली उसी साल कंज्यूम हो जाते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा सेल अमाउंट सीधा सीधा क्रेडिट कर देंगे। न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, पीरियोडिकल्स हो, बुक्स हो, किसी भी तरह से हो, उसको डायरेक्टली हम क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। उसके बाद आता है एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शंस हैं, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये काफी क्रूशियल कॉन्सेप्ट है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इतना इंपॉर्टेंट है तो हम ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो सब्सक्रिप्शन होते क्या है। सब्सक्रिप्शन होते हैं जो एनपीओ के मेंबर्स एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, मतलब एक फिक्स्ड वो होता है पीरियड, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आप समझ लो कि जैसे नेटफ्लिक्स है ना, उसका भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन वर्ड जो है ना, इसका मतलब ही वो होता है कि रेगुलर इंटरवल्स पर पेमेंट करना। अब ये वाली जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, सब्सक्रिप्शन पे कोई कंडीशन नहीं होती, मतलब मेंबर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना तो वो कंडीशन नहीं लगा सकता इस पर, क्योंकि ये जो खर्चे होते हैं ना, ये वाला जो सब्सक्रिप्शन का पैसा होता है उसको अपने डे टू डे खर्चे जो होते हैं एक एनपीओ के, उसके लिए निकालना पड़ता है। और बहुत सारे जो उनके रेगुलर खर्चे होते हैं ना उनके लिए निकालना पड़ता है। अगर इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी तो उसके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा एनपीओ के। ठीक है, तो एक तरह से ये फ्री फंड्स होते हैं, है ना, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और ये ना कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये एक्चुअली क्या होता है, मतलब ये कंट्रीब्यूशन होता है, कोई ग्रांट नहीं होती, मतलब ये डोनेशन नहीं है, ये तो कंट्रीब्यूशन है, जो मेंबर्स हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, और ये इनकम का सोर्स है, ऑब्वियस सी बात है। और ये किसी भी तरह से यूज कर सकती है एनपीओ, जैसे उसका मैनेजमेंट ठीक समझेगा उस हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का बेसिक मतलब आपको समझ में आया। उसके बाद हम समझ रहे हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी कैलकुलेशन भूल जाओ। ठीक है, मैं एक नॉर्मल आपको ना एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल भी क्या है, ध्यान से सुनना। ये आपको नोट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मान लो ये बैलेंस शीट है, ये कब की है, ये मान लो 19 20 21 की बैलेंस शीट है। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना क्योंकि आपको नोट भी नहीं करना और मुझे सिर्फ समझाना है। यहाँ लाइबिलिटीज है, यहाँ एसेट्स है। ठीक है, और आपके मान लो 1000 मेंबर्स हैं, और हर किसी को ना कंट्रीब्यूशन कितना करना है, 500 रुपये कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 500 रुपये कंट्रीब्यूट करना है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन टोटल होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना होना चाहिए, बताओ। इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, 500 × 1000 कितना, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए होना चाहिए।
लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ है? रिसीव हुआ मान लो 4.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए आपको रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो 50,000 जो रिसीव नहीं हुआ वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। 5 लाख। आपको ना पूरा लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप ये ना हो रहा है कि कैसे कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, 50,000 अभी भी रिसीवेबल है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने बताया आपको कम जो सब्सक्रिप्शन है एक सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ सर, सोर्स ऑफ इनकम है। ये इतना कितना कितना रिसीव होना चाहिए था साल में? 5 लाख रुपए। बट हुआ कितना? 4.5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या? 50 लाख, 50,000 रिसीवेबल है, अभी भी रिसीव नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है मतलब। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है ये क्या होती है हमारे लिए? एसेट्स होती है। ठीक है, पैसा अभी आया नहीं है बट आना है। ये एक तरह से डेटर्स का भी एग्जाम्पल समझ लो। जो हम डेटर्स करते हैं, क्रेडिट पे सेल करते हैं, वो पैसा आना होता है हमारे पास, इसीलिए तो एसेट होती है वो। हाँ सर, इसीलिए होती है। तो ये भी एसेट है हमारे लिए। हाँ सर, एसेट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021 का। कितना? 50,000। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी हम बाकी आइटम्स को डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पर शो कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट किसकी? अगले साल की, मतलब एक्सट्रैक्ट ही है। ये बैलेंस शीट है कब की? 21-22 की। फिर से लाइबिलिटी है और एसेट्स है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बाकी ये क्या है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1000 मेंबर्स ही हैं और 500 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन है। तो रिसीवेबल कितना है? सब्सक्रिप्शन बनता कितना है? रिसीवेबल कितना है बताओ? 5 लाख। ये किसके लिए? 21-22 के लिए। बट पुराना भी तो है ना, ओल्ड आउटस्टैंडिंग। कितना? 50,000। बट हमें रिसीव कितना होता है? हमें रिसीव होता है, हमें रिसीव होता है मान लेते हैं हमें 5,25,000 रिसीव हुआ। ठीक है, हाँ 5,25,000 रुपए रिसीव हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना बचा? अब हम मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग जो है ना, पहले तो यही वाला रिसीव होगा, बाकी रिमेनिंग रिसीव होगा। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 5,50,000 रिसीव होना था, 5,25,000 रिसीव हो गया, 25,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो हम ये वाली बैलेंस शीट बना रहे हैं इसमें कितना आएगा आउटस्टैंडिंग? 25,000। सर इतनी राम कथा सुना क्यों रहे हो ये बताओ? इतनी राम कथा इसलिए सुना रहा हूँ, ये वाली जो बैलेंस शीट है ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। मतलब 31 मार्च को इतना पेंडिंग है, मतलब 1 अप्रैल को भी इतना ही पेंडिंग है। तो ये जो ओपनिंग वाला सब्सक्रिप्शन है, मतलब या फिर इस साल का ये जो ओपनिंग वाला, मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग है ये 20-21 के लिए है ना। अगर मैं इसको 1 अप्रैल मान लूं और अब इस साल के लिए हम करंटली डील कर रहे हैं, तो 25,000 जो आउटस्टैंडिंग है ये तो इस साल का है, ये इस साल का है ना। हाँ सर, इस साल का है। और जो ओपनिंग वाला है, क्योंकि जो क्लोजिंग 50,000 है वो इस साल के लिए तो ओपनिंग है ना। हाँ सर, ओपनिंग है। वो किस साल के लिए है? वो तो पिछले साल के लिए था। कहने का मतलब क्या हुआ? जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो पिछले साल का होता है, क्योंकि वो पीछे रिसीव होना चाहिए था बट नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो पिछले साल ट्रीटमेंट करेंगे उसका, इस साल में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है,
और जो इस साल का क्लोजिंग है वो क्या हुआ, वो इस साल का है जो रिसीव होना था। ठीक है, और हम अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं, रिसीव हो या ना हो, हम जितना होना चाहिए था उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस साल में हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए वो 50,000 5 लाख आना चाहिए। ठीक है, और इस साल भी कितना आना चाहिए, 5 लाख। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कितना रिसीव हुआ कितना नहीं हुआ। बट आपको दी क्या चीज हुई होती है कि कितना रिसीव हुआ, आपको ये अमाउंट दिया होता है। अब ये अमाउंट दिया होगा तो आप क्या करोगे, आपको ये 50,000 ऐड करना पड़ेगा ना, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 50,000 ऐड करना पड़ेगा ना, जो हमें रिसीव नहीं हुआ। इसी तरह से अगर आप इस साल में आओगे तो आपको ये वाला अमाउंट दिया होगा, ये वाला अमाउंट दिया होगा, तो आप कैसे निकालोगे, रिसीव्ड 525। ठीक है, ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो पिछले साल का है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 50,000। ये लेस कर दिया और ऐड क्या कर दिया, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। 2 साल का मैंने इसीलिए समझाया लेकर, क्योंकि हमें 2 साल की इंफॉर्मेशन जनरली दी होती है, पिछले साल का वैसे ही लिया, बट यहाँ आपको लाके समझा दिया कि ये मान लो ओपनिंग बैलेंस शीट है, वो क्लोजिंग है, सॉरी ये क्लोजिंग है और वो वाली ओपनिंग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ट्रीटमेंट करने होते हैं हमें, और दोनों एडलेस क्यों कर रहे हैं, आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ, क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं। और जो एडवांस होता है वो उल्टा ट्रीटमेंट हो जाता है। मान लो यहाँ पर 5 लाख ना रिसीव हो गए, 5.5 लाख रुपए हो जाता, तो इसका मतलब 50,000 एडवांस है, तो 50,000 जो है वो इस साल का या अगले साल के लिए हुआ है, अगले साल के लिए हुआ है, सिंपल। तो जो ओपनिंग एडवांस होगा वो इस साल के लिए है, तो उसको ऐड कर देंगे, और जो क्लोजिंग एडवांस होगा वो अगले साल के लिए, उसके लेस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो बात समझ में आती है। हाँ सर, लग तो रहा है बात समझ में आ गई। सवाल करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि आई या नहीं आई। ठीक है, तो सवाल करके देखते हैं। ठीक है, सवाल करें। हाँ सर, सवाल करते हैं। पहले देख लेते हैं देखो, 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये स्टेटमेंट वाला मेथड फॉलो करें, कि ओपनिंग और क्लोजिंग को ट्रीट करने का। अगर आप अकाउंट बनाओगे ना तो उसमें दिक्कत ये होगी, आप डब्बे डब्बे इतने वैसे ही बनाते हो, आप इरिटेट हो जाओगे और इसमें टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि डब्बे लगते हैं ना। यहाँ आपको सिंपल लिखना है क्या, कि जितना रिसीव हुआ रिसीट्स एंड पेमेंट्स के थ्रू, के मतलब जो उसमें मेंशन है उसको लिखकर उसमें ऐड कर दी 2 चीजें, क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड वाला, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग वाला। ठीक है, इनको एडलेस कर दिया कि ये एंड वाला आउटस्टैंडिंग है और रिसीट्स जो एडवांस वाला है वो बिगिनिंग का है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का लेस करना है, और जो एडवांस है एंड वाला उसको भी लेस करना है। ठीक है, बात समझ में आती है। हाँ सर, बिल्कुल आती है। तो ये कितना आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना भी शो करना है वो आ जाएगा हमारे पास। देखो, कुछ कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि हमें डायरेक्टली ये दे रखा है कि कितना आएगा, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, फालतू की झंझट में पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो और बताओ, बाकी यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। हाँ सर, डाउट तो नहीं है, बट अभी क्लियरिटी तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद ही आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने ये ना दे जरूर दिया है ना, मैं इसको समझा रहा हूँ और ना ही मैं अपने क्वेश्चंस पे फॉलो करूंगा इसको। मैं चाहता हूँ हमारा टाइम बचे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच के चल रहे हैं। ठीक है, बाकी आप अकाउंट भी बना सकते हो अगर अकाउंट आपको इजी लगता है। तो एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 21-22। 21-22 के लिए सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर पिछले साल का है, ये इस साल का है, और ये अगले साल का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले का भी आउटस्टैंडिंग रहा होगा तो अब मिल गया, और ये इस साल के लिए मिला है, और ये अगले साल के लिए मिला है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन, ये ओपनिंग एडवांस है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और ये एडवांस रिसीव्ड एज ऑन 31 मार्च 22, ये क्लोजिंग एडवांस है। तो क्या करेंगे, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ये तो लेस करेंगे, और जो एडवांस है ओपनिंग का इसको ऐड करेंगे,
और ये आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग का, इसको भी ऐड करेंगे, और ये एडवांस है और क्लोजिंग का, इसको लेस कर देंगे। ठीक है ना? क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि देखो जो आउटस्टैंडिंग है इस साल में, तो इस साल में मतलब क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या है, वो अमाउंट तो इसी साल का था, बस रिसीव ही नहीं हुआ है, तो अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं, तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से हम इसको लेस कर देंगे। ठीक है, देख भी लेते हैं क्या करा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सारा सबका तीनों का टोटल कर दिया हमने। हाँ सर, और जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड किया, क्लोजिंग का, एडवांस है ओपनिंग का उसको भी ऐड किया, और जो आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग का उसको लेस किया, और एडवांस है जो क्लोजिंग का, सॉरी ओपनिंग का, तो क्लोजिंग का उसको हमने क्या करा, लेस कर दिया। ठीक है ना, नेट ही आ गया। देखो अगर आप सिर्फ ये 50 लाख से भी शुरू कर सकते थे, अगर 50 लाख से शुरू करते ना, तो ये क्या होती झंझट, ये सारी झंझट खत्म हो जाती। सिर्फ क्या होता, एडवांस जो था ओपनिंग का, वो हमें इस साल के लिए मिला तो उसको ऐड कर देते, बाकी नहीं होती झंझट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें ना क्वेश्चंस तो हैं, और क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, इसीलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ इसमें। चलो एक और क्वेश्चन, उसका क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर, क्या क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं? 18 के लिए इतना हुआ है, 19 के लिए इतना हुआ है, 20 के लिए इतना हुआ है, टोटल इतना हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ क्लियर है। और टोटल कितने हैं, 450 मेंबर्स हैं, और हर कोई कितना पे कर रहा है, 500 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 450 इंटू 500। ठीक है, ये हमें रिसीव होना बनता है, बट हमें रिसीव कितना हुआ है, रिसीव कम हुआ है, 2,11,000 रुपए रिसीव हुआ। इसके अलावा कितना हुआ, 4,500 वर रिसीव्ड इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, मतलब ये बिगिनिंग में है, ये वाला बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग है। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन in income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and also show treatment of subscription in the income and expenditure account and balance sheet। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी मांग लिया हमसे और बैलेंस शीट भी मांग ली। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है, 450 इंटू 500, ये रहा, तो कितना हुआ, 2,25,000, बट हमें रिसीव कितना हुआ इस साल के लिए, 2,11,000, तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 14,000, 14,000 हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो 2,11,000 एड आउटस्टैंडिंग 2,25,000। अब इसमें ना हमें पूरा डिटेल्स नहीं दी रही, हर किसी का अगर हमें डिटेल्स दी होती तो हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन हमें सिंपल सिंपल क्या हुआ, आप ये समझो रिसीवेबल कितना बनता था इसका, हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे। ठीक है, बट हमने आउटस्टैंडिंग क्यों निकाला है, आउटस्टैंडिंग हमने बैलेंस शीट की वजह से निकाला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो 17-18 के लिए 4,500 एरियर्स था, लिखा हुआ था ना, 17-18 में 4,500 एरियर्स था, और 4,000 रिसीव हो गया, 500 बचा, और बाकी 18-19 का हमने निकाला है, 14,000 बचा, और कुछ एडवांस में भी रिसीव हुआ है, 8,000 रुपए, ये रहा। ठीक है, तो सिंपल सी बैलेंस शीट है, सिंपल सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। बाकी ये आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी तो अपने एंड में भी यार अच्छे से देख लेना, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लेना। तो आई होप क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं फिर, एक और सवाल देखते हैं। सर आप इसमें सवाल करवाते रहोगे क्या, कितने सवाल करवाओगे? देखो एक बार ना इसके सवाल करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं वाकई। ठीक है, और ये आप ये मान लो एनपीओ का क्वेश्चन आए, फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी आए और सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट ना आए, तो ऐसा नहीं होगा, ये आएगा ही आएगा कॉन्सेप्ट। ओके सर, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट of the receipts and payments account and the additional information you are required to calculate income from subscriptions। ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी है कितनी सब्सक्रिप्शन से इनकम कितनी होगी। ठीक है, जब हम इनकम की बात करते हैं तो हम आउटस्टैंडिंग उसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ उससे हमें मतलब नहीं है।
for the year ended 31st March 2019 and show it in the final accounts of the club. ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। सब्सक्रिप्शन, अच्छा जो सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये हर एक इनकम पर एप्लीकेबल है, जितनी भी रेवेन्यू इनकम है ना हर किसी पर एप्लीकेबल है। कि वो एडलेस किसको करना है, वो हर किसी पर एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि और भी इनकम हो सकती है जिसका वो जो आउटस्टैंडिंग हो, एप्लीकेबल हर किसी पे है, बट हमें स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन पर ही यहाँ ट्रीटमेंट सीखना है। तो हमें रिसीव क्या हुआ है, 17-18 के लिए 18,000 रुपये रिसीव हुआ है, 18-19 के लिए 1 लाख हुआ है, 19-20 के लिए 25,000 रुपये रिसीव हुआ है। तो 25,000 रुपये तो अगले साल के लिए हुआ है, तो इस साल में तो आएगा नहीं है। ठीक है, और ये पिछले साल के लिए रिसीव हुआ है, तो इस साल का तो है नहीं, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 2018, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, 20,000, मतलब ये ओपनिंग है इस साल का। 20,000 आउटस्टैंडिंग था, 18 रिसीव हो गया, तो 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। हाँ बिल्कुल है, मतलब करंट ईयर में अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 2019, ठीक है, यहाँ 30,000 है आउटस्टैंडिंग और 2,000 पुराना है, तो ये इस साल का कितना है, 28,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31st March 2018, ये पिछले साल एडवांस रिसीव हुआ था, मतलब इस साल के लिए हुआ होगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है सर, एक बार हम देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कितना, 1 लाख रिसीव हुआ है ना इस साल के लिए, हाँ सर 1 लाख रिसीव हुआ। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 28,000, क्योंकि देखो अगर 28,000 कैसे आया है, 30,000 30,000 तो हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग है इस साल का, बट 2,000 पिछले साल का है, क्योंकि 20 में से 18 ही रिसीव हुआ है, तो इसलिए नेट कितना बचा इस साल का आउटस्टैंडिंग, वो बचा 28,000। और एडवांस जो है 20,000, उसको भी ऐड कर दिया ओपनिंग वाला, और ये हमारे पास आ गया 1,48। बैलेंस शीट की अगर बात करोगे कैसे आएगा, तो बैलेंस शीट तो सिंपल है, 17-18 के लिए 2,000 है और 18-19 के लिए 28,000 है। ये मैंने आपको समझा ही दिया। सब्सक्रिप्शन को रिसीव भी है 25,000 एडवांस में, जो कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दिया हुआ था, ये रहा। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, और मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग का एग्जाम्पल देकर भी आपको समझाया। ठीक है सर, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये भी काफी क्रूशियल है, बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शंस के आप एक दो क्वेश्चन और कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है। इनफैक्ट जो अनसोल्व क्वेश्चंस है उसको भी आप सोल्व कर लेना। ठीक है, मतलब जो आज क्लास हो रही है ना, इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएंगे ना सब्सक्रिप्शन के और कॉस्ट ऑफ इसके गुड्स या स्टॉक कंज्यूम्ड के, इसके भी आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, आपको देखोगे फुल फ्लैश क्वेश्चन है ना, उसमें भर भर के आए, ये दो एडजस्टमेंट है ही है। और इस बार अगर आप मॉक जो उसका सैंपल पेपर भी देखोगे ना, सीबीएसई का जो टर्म 2 का आया है, उसमें इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, करते हैं। देखो एक बेसिक सा सवाल पूछता हूँ आपसे। सर बेसिक सा सवाल पूछोगे, क्या सर हम हमें आप लायक नहीं समझते? नहीं नहीं, बिल्कुल आप लायक हो, बस सवाल बेसिक सा पूछना है आपसे। देखो मान लो आपने ना कुछ आइटम परचेज किया, ठीक है, कितने का, 30,000 रुपए का सामान आपने परचेज किया, और आपने जो सेल किया है, ये कॉस्ट प्राइस पे ले रहा हूँ, मार्जिन ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, वो कितने का सामान बेच दिया, आपने 25,000 रुपए का सामान बेच दिया, ठीक है, तो क्लोजिंग कितना आया, क्लोजिंग जो स्टॉक है वो कितना आया, 5,000 रुपए, ठीक है। तो इस साल आपने कंज्यूम कितना किया है, आपने 25,000 रुपए का सामान यूज किया, ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ईयर 1 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईयर 2 की। ईयर 2 में आपने क्या किया, है ना, ओपनिंग स्टॉक तो है ही आपके पास, हाँ, अब आपने परचेज किया है कुछ और, मान लो आपने ना इस साल अभी कितने का, मान लो 40,000 रुपए का परचेज कर लिया, और अभी आपके पास क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना बचा है,
क्लोजिंग आपके पास बचा है कितना? 10,000 मान लेते हैं। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, आपने इस साल कितना कंज्यूम किया फिर? तो अगर मैं आपसे बात करूं, ओपनिंग जो भी है मान लो 5,000 और परचेज, तो आपके पास टोटल सामान कितना है? टोटल जो सामान है वो कितना है? 45,000 का। और 10,000 का अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब क्या, 35,000 का आपके पास नहीं है ना अब? इसका मतलब ये कंज्यूम हो गया, इतना हमने यूज कर लिया है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? क्योंकि देखो जो चीजें हैं ना वो फॉर्मूला नहीं होती, हम उसको फॉर्मूला बना देते हैं। लॉजिकली सोचो ना, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, इतना तो सामान है, हमने कुछ और खरीद लिया तो टोटल सामान दोनों को मिला के हो गया। लेकिन सामान अभी कुछ बच भी गया है, इसका मतलब जो बैलेंसिंग है वो हमने यूज कर लिया। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं है। हाँ सर बिल्कुल नहीं है। बट यहाँ पर एक डाउट आता है, सर कंज्यूमेबल्स होते क्या है? क्योंकि कंज्यूमेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, कंज्यूमेबल्स होते क्या है? एक स्पोर्ट्स क्लब की बात करो, मतलब जो स्पोर्ट्स वाला एनपीओ है, स्पोर्ट्स क्लब मान लो या किसी भी नाम से कह लो, जो स्पोर्ट्स में डील करता है, उसके पास एक क्या है? एक तो रैकेट है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। एक तो रैकेट है ना, और एक क्या है? क्या है, क्या बना दिया ये शटल है। ठीक है, जैसे चिड़ी भी कह देते हैं। तो ये जो चीज है ना, इसको हम कहते हैं कंज्यूमेबल्स। इसको हम कहते हैं कंज्यूमेबल्स, ठीक है। और इसको हम कहते हैं इक्विपमेंट। ओ, असेट दोनों ही है बट ये कंज्यूम हो जाती है ना। मैं एक क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्रिकेटर भी बहुत होंगे ना यहाँ। तो ये तो है बॉल, ठीक है, राइडिंग में नहीं जाने का। और ये है क्या? सर ये तो पक्की लग रही है। चलो ठीक है, ये क्या है? ये बैट है, ठीक है। तो बैट क्या है? इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। और ये क्या है? ये बॉल है जिसको हम कंज्यूमेबल कहते हैं। कंज्यूमेबल मतलब क्या है? जिसकी लाइफ ज्यादा नहीं है, ये बार बार यूज होना है, ठीक है, और ये खत्म हो जाती है, इसकी लाइफ बहुत कम लाइफ होती है, ठीक है। तो ये यूज करने के लिए दोनों चीजें बनी है, बट ये बार बार यूज होती है और ये ज्यादा यूज नहीं हो पाती, एक बार दो बार यूज होगी, ठीक है। तो वहां पे उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो कंज्यूमेबल ही होते हैं। तो हम इसकी इसकी बात कर रहे हैं कि हमने कितना कंज्यूम किया, ठीक है। तो एक्चुअली जो हमारे लिए एक्सपेंस होता है वो जितना हमने कंज्यूम किया वही होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, हम ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, यहाँ हम क्या दिखाते थे? ओपनिंग स्टॉक, अगर आपको याद हो तो। परचेजेस दिखाते थे, और भी बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन हम ये मान रहे हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक था, मान के रहे हैं, दिखाते थे हम, ठीक है। ये हम दिखाते थे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बट अगर मैं इसको ये कर दूं, मैं इसको इधर ही लिया हूं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ठीक है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या करूंगा? माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कंज्यूमेबल्स आ जाता है। यही तो दिखाया मैंने, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली डेबिट में शो कर दूं और इसको क्रेडिट में कुछ ना शो करूं तो चलेगा ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टॉक के लिए ही यूज कर रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। बट हम यहाँ क्या करते हैं, हम कंज्यूमेबल्स निकालते हैं, उसका हमने कितना कंज्यूम किया है, और वो कंज्यूमेबल हम सीधा डेबिट में वो शो कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, ठीक है। रादर देन जो ट्रेडिंग में करते थे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग और परचेजेस अलग अलग शो करते थे। इसमें हम कैलकुलेशन बाहर कर देते हैं और सीधा नेट रिजल्ट शो कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर? हाँ सर बिल्कुल भी नहीं है कोई दिक्कत वाली बात। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम एक बार आ जाते हैं और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो फिर क्या है ओपनिंग स्टॉक?
ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस जितनी हुई इस साल में, ये टोटल अवेलेबल है। फिर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, किसी भी नाम से बुला लो आप। अगर परचेजेस ना दी हो क्वेश्चन में, तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और काम क्या बढ़ेगा, हमारी कैलकुलेशन बन जाएगी थोड़ी, कि हमें ये जो परचेजेस है ना, इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो हम अभी सीखते हैं, क्योंकि अभी सीखना है। ठीक है, ये मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है समझ में तो आ नहीं रहा है सर ये। ठीक है, तो समझने की जरूरत है भी नहीं ऐसे। आपको ये तो याद होगा कि हमने वो किया था, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना आता है आपको? हाँ सर, क्रेडिटर्स का अकाउंट, हाँ हाँ सर आता है, लेजर अकाउंट बनाना। और स्टॉक अकाउंट भी बनाना आता है, हाँ हाँ सर आता है। तो एक बार और बनाने बनाए सर, बनाते हैं, क्वेश्चन के जरिए बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कितना अकाउंट, क्या डेबिट करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? कंज्यूमेबल्स। ठीक है, स्टॉक ऑफ गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर हम कंज्यूम करते हैं वो। अब हमें क्या दिया है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, हमने कितनी पेमेंट करी है वो दिया है पूरे साल में, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको एक बारी क्या करते हैं, हम इसको अकाउंट की हेल्प से करते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, और इसका क्रेडिट होता है बाय बैलेंस बीडी। कितना है, ओपनिंग दे रखा है, स्टॉक का 30,000 है और क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 20,000। 30 और 20, ठीक है, 30,000 और 20,000 हमने ओपनिंग डाल दिया। उसके बाद क्लोजिंग कितना है, स्टॉक का क्लोजिंग है 15, 5, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग है 13। 5 और 13 बाय बैलेंस सी डी, 5, और ये टू बैलेंस सी डी 13,000। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ तक? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने पेमेंट भी करी है, पेमेंट किसको करेंगे, पेमेंट तो क्रेडिटर्स को करेंगे। टू बैंक, कितनी, 1,08,000। ठीक है, टोटल कितना आया ये बताओ? 1,21,000 बाय क्या, परचेजेस, या फिर बाय स्टॉक अकाउंट, है ना? परचेज करेंगे तो स्टॉक में जाएगा ना, स्टॉक परचेजेस। बैलेंसिंग फिगर तो यही आएगी। हाँ सर यही आएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ? सर दिक्कत वाली बात तो लग रही है, लग रही है। परचेज करते हैं तो क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यही करते हैं ना? हाँ सर यही करते हैं, तो ये वाली जो एंट्री है वो यही तो है। ठीक है ना, इसका क्रेडिटर्स का बैलेंस क्यों बढ़ेगा, परचेज करेंगे तभी तो बढ़ेगा। तो बैलेंस की फिगर क्या है, परचेज, और हम परचेज करेंगे तो स्टॉक तो बढ़ेगा, क्रेडिटर्स 1,01,000। ठीक है, 30,000 बैलेंस था, 1,01,000 हमने और परचेज कर लिया, क्लोजिंग 5,000 है, तो नेट क्या हुआ, ये कंज्यूम्ड ही तो हुआ, कंज्यूमेबल्स। या फिर इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजना है? ओ तो सर ऐसे करना है क्या इसको? हाँ बेटा, हाँ ऐसे ही करना है, तो 1,26,000 आया ये। आई आई होप क्लियर है ये चीज, है ना? आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये, आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, बट जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप दो दो अकाउंट बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए एक छोटा तरीका भी है।
छोटा तरीका क्या है सर? सबसे पहले आप परचेज निकाल लो। परचेज कैसे निकलेगी? क्लोजिंग क्रेडिटर्स, उसमें लेस कर दो पे, ऐड कर दो पेमेंट, और माइनस कर दो ओपनिंग क्रेडिटर, तो कितना आएगी परचेज? देखो अगर आप गौर से देखोगे तो, है ना, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस पेमेंट, है ना, 1 लाख 21 आ जाएगा ना, लेस ओपनिंग क्रेडिटर, परचेजेस आया। या तो आप अकाउंट के थ्रू कर लो, अकाउंट में आपको डब्बे बनाने पड़ेंगे, वहां आपको सिर्फ एक लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ऐसे टेबल भी बना सकते हो, आपका जैसा इच्छा हो वैसे कर लेना। बड़े, अगर छोटा क्वेश्चन है मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा इस तरह से बनाओ। लेकिन अगर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है, तो एक लाइन में लिख के भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे? परचेजेस इक्वल टू क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 19, ऐसे करके लिख दोगे आप, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको और पता चलेगा जब हम बड़े क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से परचेज आ गया, है ना, परचेज वाला आइटम। तो देखो हमने यहाँ क्या किया था, अमाउंट ड्यू, मतलब क्लोजिंग में कितना है क्रेडिटर्स का बैलेंस, हमने पेमेंट कितनी करी है फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर के लिए कितनी पेमेंट करी है। हो सकता है हम एडवांस में पेमेंट करके बैठे हो, तो एडवांस पेमेंट यहाँ काउंट नहीं होगी। इस साल के लिए कितनी करी है पेमेंट, उसको देखेंगे बस। लेस अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स इन द बिगिनिंग, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे। उसके बाद आ गया हमारे पास नेट, नेट परचेजेस। अब स्टॉक हमारे पास ओपनिंग था, हमारे पास परचेज हमने निकाल लिया ये, ठीक है, परचेज निकालिए ना, और स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग पता है हमें, उसको लेस कर दिया तो कितना आया, हमारे पास स्टॉक कंज्यूम्ड आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। आई होप क्लियर है। मैंने आपको अकाउंट बना के भी समझा दिया, ठीक है, मैंने आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग का एग्जांपल भी देके समझा दिया, और मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया। आई होप क्लियर है ये चीज। हाँ सर, लग तो रहा है क्लियर है, लेकिन अभी वो थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए, कोई नहीं, एक सवाल और करते हैं। एग्जाम्पल है, हमारे पास ओपनिंग है ये, और ये क्लोजिंग है, स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है। सर ये क्रेडिटर्स और ये स्टॉक स्टेशनरी के ही होते हैं क्या? बेटा कंज्यूमर्स कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था, स्पोर्ट्स में भी कंज्यूमर्स हो सकते हैं। आपको मेडिसिन जो कंज्यूम्ड होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, डिस्पेंसरीज में, वो मेडिसिन कंज्यूमेबल हो सकती है, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब मेन 3 आपके यही यूज होते हैं कोर्स में, ठीक है। जिस चीज की भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हमें पता है कि उसमें क्या है, कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम मतलब वो बस साल भर की लाइफ होती है उसकी, ठीक है, उस साल में वो कंज्यूम हो जाता है, जनरली थोड़ा बहुत बचता है, वो अगले साल कंज्यूम हो जाता है। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमने परचेज 4,70,000 की करी है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो इसमें एक कैच है, ये ना मामू बनाने के लिए दिया है बैलेंस, हमें जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत क्यों नहीं है, हमें परचेज डायरेक्टली दे दी ना। अगर हमें डायरेक्टली परचेजेस दे दी है तो क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग, सिंपल। दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए इसमें। तो बस ये रहा, तो स्टेटमेंट के जरिए कह रहा था ना मैं आपसे, वो ये कह रहा था, स्टेशनरी कंज्यूम सीधा आप कर सकते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अगर हमें बाई चांस ये बैलेंस नहीं दिया होता तो हमें इसका अकाउंट बनाना होता, बट हमें फिर पेमेंट कितनी करी है ना क्रेडिटर्स को, वो दिया होता क्वेश्चन में, एक ना एक चीज तो दी होगी। और अगर हमें क्रेडिटर्स का बैलेंस ही नहीं दिया हुआ तो सिंपल सा क्या फंडा है, हमने सब कुछ कैश में कर रखा है परचेज, खत्म। ओके सर, तो आई होप यहां तक क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे रेवेन्यू इनकम, मतलब जो सब्सक्रिप्शन का हमने फंडा समझा है ना, ओपनिंग क्लोजिंग को लेस करने का, उसी तरह से एक्सपेंसेस का भी होता है। जिस तरह से इनकम का होता है, एक्सपेंसेस का उल्टा हो जाता है। देखो जैसे कि इनकम हमें एडवांस में हुई मिली तो क्या होता है, वो लाइबिलिटी होती है। हाँ सर लाइबिलिटी होती है। और अगर हमने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए तो क्या होता है, अपने लिए एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आउटस्टैंडिंग इनकम है, वो हमारे लिए एसेट है। हाँ सर एसेट है। वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जैसे रेंट है आउटस्टैंडिंग है, तो हमारे लिए क्या है, खर्चा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, खर्चा है, लाइबिलिटी है, सॉरी, ठीक है ना।
तो क्या है, उल्टा है एकदम। लॉजिक वही है जो मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग लेके समझाया था पूरा, लॉजिक वही है। बस एक्सपेंसेस में ना, अगर हमें दिया है या नहीं दिया हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये ट्रीटमेंट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट पेड, इस साल का पेमेंट कितना है। अब ओपनिंग, जो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करना है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो बिगिनिंग का है उसको भी ऐड करना है, और आउटस्टैंडिंग जो है एक्सपेंसेस बिगिनिंग का उसको लेस करना है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड का उसको भी लेस करना है। देखो, अगर जो साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है मतलब इसी साल का था, पेमेंट ही तो नहीं करी, लाइबिलिटी हो या वो कुछ भी, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। तो सेम जैसे हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करते हैं, सेम उसी तरह हमें इसका भी करना पड़ता है। बस क्या है, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे मतलब क्रेडिट साइड में जाता है, और ये डेबिट साइड में जाता है, बस इतना सा फर्क है। कोई दिक्कत वाली बात? नो, नको सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल करेंगे तो मजा आएगा ना इसमें। हाँ सर, सवाल करने पे तो मजा आता ही है। मजा आता है आपको? तो होमवर्क भी चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं सर, बस यहीं करवा दो। क्या होमवर्क में, होमवर्क में कुछ नहीं रखा। हाँ बेटा, ज्ञान दे रहा हूँ मुझे। चलो ठीक है, तो एग्जांपल है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट इन प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इन आइटम्स का, वो हमें समझाना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये 18 का बैलेंस है, ये उसका है 19 का, तो ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो हमें इस साल के लिए क्या ट्रीटमेंट करना है वो हमें बताना है। ठीक है, और बैलेंस शीट का भी बताना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, इसको ऐड कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। किस में से? सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, यहां से शुरू करते हैं पेमेंट से। देखो, पेमेंट से यहाँ शुरू क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वो भी लिख सकते हैं, लेकिन पेमेंट से शुरू कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस दिया होता है ना, क्वेश्चंस जो दिए होते हैं इसमें, उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया होता है, और उसमें पेमेंट्स और रिसीट्स रिसीट्स ही होती हैं डायरेक्टली। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस ओपनिंग ऐड कर देंगे, क्लोजिंग लेस कर देंगे, सिंपल। देखो यही कर रखा है। 40,000 में से 8,000 क्या किया, ऐड कर दिया, ये वाला ओपनिंग एडवांस, और क्लोजिंग एडवांस भी ऐड कर दिया, और ओपनिंग एडवांस लेस कर दिया, क्लोजिंग, सॉरी, क्लोजिंग एडवांस लेस कर दिया, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर दिया। तो कितना आया, 45,000 रुपए। ये 45,000 कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, और उसमें बैलेंस शीट में क्या रहेगा, बैलेंस शीट में ये दोनों अमाउंट आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड में, और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इधर आ गया, आउटस्टैंडिंग इधर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि जितने भी हमारे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस थे, ठीक है, इनका वो इसमें एनपीओ में, वो ओवर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो एक आधी चुटर पुटर क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट आएगी उसको हम देखेंगे, और हम जो नेक्स्ट क्लास से है, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, जंग होनी है उससे पहले आप तलवार पे कितनी धार लगा लो, कितना इसको पहना कर लो, ठीक है, लेकिन उसका मजा कब आएगा, उसका यूज तभी होगा जब हम जंग में जाएंगे। अगर हम घर पे बैठ जाएंगे तो उस हथियार का फायदा नहीं है। तो अभी हथियार तैयार हुए हैं बस हमारे, अभी लड़ाई बाकी है। ठीक है, दुश्मन को ढेर करना है। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और अगर क्वेश्चंस हो तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो कांटेक्ट करने के और भी जरिए मिल जाएंगे, जहां भी आपको ठीक लगता है वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। और हम मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।